किसी भी विद्यालय की प्रार्थना उसकी पहचान होती है। वो प्रार्थना जो ईश्वरीय प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना जो अच्छी राह पर चलने का संदेश देती है, वो प्रार्थना जो बच्चों में बचपन से ही उन्नति के, अच्छा इंसान बनने की, अच्छी राह पर चलने की बीज बोती है। अब बच्चों के लिए यही नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों की प्रार्थना संस्कृत में होने मात्र से किसी धर्म से नहीं जुड़ जाती है। असतो मा सद्गमय धर्म निरपेक्ष है। ये सार्वभौमिक सत्य के बोल हैं। संस्कृत को किसी धर्म, क्या कोई भाषा धर्म प्रचार सिखाती है? क्या बच्चों को प्रार्थना जैसी पवित्र चीजों से अब वंचित होना पड़ेगा? क्या स्कूल में अब प्रार्थना बंद हो जाएगी और वो लोग जो प्रार्थना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो उस प्रार्थना का मतलब, उसका अभिप्राय समझते हैं जो बच्चों में एक अच्छा इंसान बनने की बीज बोता है? तो फिर ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि मिशनरीज स्कूलों में प्रार्थना किस तरह से कराई जाती है? तो क्या वहां पर धर्म प्रचार नहीं होता? क्या वहां पर धर्मांतरण का खेल नहीं खेला जाता है? क्या अंग्रेजी की प्रार्थनाओं को जबरदस्ती बच्चों पर नहीं थोपा जाता है? हिंदुस्तान का धर्म और आधार संस्कृत से जुड़ा है, यहाँ के पुराणों से जुड़ा है, यहाँ के उपनिषदों से जुड़ा हुआ है। और अगर पुराणों और उपनिषदों में अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया गया है, तो इसमें सवाल खड़ा करने वाले ही खुद कटघरे में आकर खड़े हो रहे हैं। सोचने का विषय है और इस पर चिंतन करके सही कदम उठाने की भी जिम्मेदारी हर किसी की है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट भी इस विषय को गंभीरता से लेगा, क्योंकि ये बच्चों के सार्वभौमिक विकास का मुद्दा है। अब बात सवालों की हो रही है, तो सवाल और जवाबों के घेरे में आजकल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से आ गए हैं। अब हुआ क्या है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में कहा कि आम चुनावों के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार न्यूनतम आमदनी योजना शुरू करेगी, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस चीफ राहुल गांधी के इस वादे पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने ही सवाल खड़ा कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को पूर्व की इंदिरा गांधी सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि गरीबी हटाओ वाले नारे का आखिर क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों का रिकॉर्ड और खासकर इंदिरा गांधी की सरकार के बहुचर्चित गरीबी हटाओ के नारे और घोषणा के परिणाम जनता के सामने हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को ऐसा कोई भी घोषणा और ऐसा कोई भी वायदा देश की आम जनता से करने के पहले उन योजनाओं को खुद कांग्रेस शासित राज्यों में, खासकर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सही तरह से लागू करके दिखाना चाहिए था, ताकि लोगों को इस प्रकार की योजनाएं हवाई न लगे। अब इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो ने तो सवाल खड़ा कर दिया और लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष की न्यूनतम आय की घोषणा वास्तव में लागू की जा सकती है? जो बातें वो भाषण के दौरान कह रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या उसे लागू किया जा सकता है? सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये न्यूनतम आमदनी योजना, यूनिवर्सल इनकम स्कीम है क्या, और इसे लागू करने के लिए सरकारी खजाने पर कितना भार पड़ेगा? क्या ये प्रैक्टिकल होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। सुदर्शन न्यूज आपके सामने उन सवालों का जवाब भी रख रहा है। दरअसल राहुल गांधी के न्यूनतम आय की गारंटी वाली घोषणा में नया कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नया कुछ भी नहीं है। इसका जिक्र अगर आप देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में पहले ही किया गया था। इस पर 2-3 साल से बहस लगातार जारी है और इसे ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक निश्चित आय होती है जो देश के सभी नागरिकों, गरीब, अमीर, नौकरी पेशा, बेरोजगार को सरकार की तरफ से एक आय दी जाती है। इस आय के लिए किसी तरह का काम करने या पात्रता होने की शर्त नहीं रहती है। भारत में खासतौर से इसे गरीब परिवारों के लिए लागू करने की बात होती रही है, लेकिन
आदर्श स्थिति है कि समाज के हर सदस्य को जीवन यापन के लिए न्यूनतम आय का प्रावधान होना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉय स्टैंडिंग ने दिया था। अब आर्थिक सर्वे 2016-17 पर अगर नजर डाला जाए तो उसके मुताबिक भविष्य की इस योजना के 3 पक्ष बनते हैं। ये तीनों पक्ष हैं क्या? 3 पक्ष है सार्वभौमिक, बिना शर्त और संस्थागत है। इसके आकलन के लिए गरीबी रेखा तय करने के सुरेश तेंदुलकर फॉर्मूले से 7,620 रुपए प्रति वर्ष तय किया गया है। पूर्व वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 2016-17 को लागू करने की सिफारिश की थी, यानी इसका जिक्र पहला ही हो चुका था, लेकिन प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से लागू किया जाए इसे लेकर अब भी बहस मुबाहिस जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब इस योजना की घोषणा कर रहे थे तो ऐसा करते समय राहुल गांधी ने एक तथ्यात्मक गलती भी कर दी। गलती क्या की? गलती इस बात की कि राहुल गांधी इसे एक ऐसा फैसला बता गए जो दुनिया की किसी सरकार ने अब तक नहीं लिया। ये काम दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की 2019 के बाद वाली कांग्रेस वाली सरकार करने जा रही है, ये कह गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये नहीं बताया कि वो इस स्कीम को कैसे लागू करेंगे और किन किन शर्तों पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये 3 ऐसे सवाल हैं जो आज जनता राहुल गांधी से पूछ रही है। अब वो जवाब क्या देते हैं उससे पहले हम आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं। चुनावी साल है ये और चुनावी घोषणा का दौर शुरू हो चुका है। 2019 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात तो कर दी, लेकिन जिस प्रैक्टिकलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस व्यवहारिकता की हम बात कर रहे हैं, अब उस व्यवहारिकता पर ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में पहला हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा, दुनिया का पहला देश होगा जहां पर यह स्कीम लागू होगी और लागू करने वाली होगी कांग्रेस की सरकार। अब घोषणा के अंत में राहुल गांधी ने दावा तो कर दिया कि दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक का इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। ऐसी योजना न सिर्फ देश में बल्कि अपने देश के ही एक राज्य में लागू की गई थी और वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूर्व की शिवराज सरकार द्वारा एक पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऐसी स्कीम को लागू किया गया था, जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे भी सामने आए थे। साल 2010 से 2016 के बीच मध्य प्रदेश के 8 गांवों के करीब 6,000 लोगों पर यह स्कीम लागू की गई थी। पुरुषों और महिलाओं को 500 रुपए और बच्चों को 150 रुपए हर महीने दिए गए थे। इस तरह की मिलती जुलती योजना पहले से ही दुनिया के कई देशों की सरकारें भी चला रही हैं। अब इन देशों की अगर बात की जाए तो इनमें ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील ने साल 2003 में ही ऐसी एक स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को सरकार भत्ता देती है। इस स्कीम का नाम बोल्सा फैमिलिया है और ब्राजील में इसे एक सफल स्कीम माना जाता है। साल 2013 में वर्ल्ड बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल के मुताबिक तुरंत होने वाले प्रभाव के अलावा ब्राजील की योजना बोल्सा फैमिलिया का एक दूसरा प्रमुख उद्देश्य बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की मदद नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, ताकि गरीबी माता पिता से उनकी संतानों तक न पहुंच पाए। वहीं उत्तर यूरोपीय देश फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड ने भी जनवरी 2017 में ऐसी ही एक योजना का ट्रायल शुरू किया था। इस योजना के तहत 2000 बेरोजगार लोगों को एक बेसिक न्यूनतम आमदनी दी गई थी, जो भारतीय रुपए में करीब 45,000 रुपए यानी 560 यूरो थी। फिनलैंड ने साल 2019 में यह ट्रायल बंद कर दिया। इस योजना के क्या निष्कर्ष रहे, इस पर इसी साल फिनलैंड एक रिपोर्ट तैयार करने वाला है। वहीं ईरान में भी बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए अपने नागरिकों को एक निश्चित मासिक आय देने की परंपरा है और ऐसा हो भी रहा है ईरान में। ईरान के विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने इस भुगतान के मूल्य को कम कर दिया है और ये योजना ज्यादातर लोगों के लिए बेकार हो गई है। अब भारत में ये योजना कैसे काम कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। इसके ऊपर फिलहाल मंथन जारी है। अभी अपने ही देश में गरीब के नाम पर जो तमाम सब्सिडीज दी जा रही है, जिसमें खास तौर से खाद्य सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी
दोनों शामिल है। इस पर सरकार हर साल करीब 500 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुछ साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भी यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तय आमदनी साल में सरकारी गारंटी के तौर पर दी जाएगी। ये स्कीम भी गारंटी योजना ही थी। मनरेगा की योजना के तहत शुरुआत में यह तय किया गया था कि ये पूरे साल जारी रहेगा, पर इसके खर्चे को देखते हुए जब विधेयक संसद में पारित हुआ तो दिनों की संख्या 100 कर दी गई। अब ऐसे में अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई योजना को लागू किया जाता है तो इससे असर यह होगा कि मनरेगा स्कीम बंद हो जाएगी, गरीबों को लोन देने में गिरावट हो सकती है। वहीं दूसरी योजनाओं पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी कम कर दी जाएगी। तेंदुलकर समिति के मुताबिक गरीबों की संख्या कुल आबादी का 22% थी, जबकि सी रंगराजन समिति ने 29.5% को गरीबी रेखा के नीचे माना है। इसके अनुसार यूबीआई को लागू करने पर जीडीपी का 4.9% खर्च सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसके लाभार्थी अगर गरीबी रेखा से तय किए जाएंगे तो बीपीएल और एपीएल का झंझट होगा। भारत एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी यूबीआई का मसला उठाते हुए कहा था कि देश में गरीबी हटाने के लिए 10 करोड़ गरीब परिवारों के खाते में 3,000 रुपए डाले जाने चाहिए। फिलहाल भाजपा सरकार हर मंत्रालयों से इस योजना पर राय ले रही है। तो भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करना किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र या बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करना और उन्हें सुविधा का फायदा पहुंचाना एक लंबा प्रोसीजर है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की कुछ खामियां भी है। ये बात सही है कि लोगों के हाथ में पैसे आने से उनकी खरीदने की शक्ति जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन इससे एक खास वर्ग में आक्रोश भी पैदा हो सकता है। जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा उनमें आक्रोशित लोग आक्रोश में आएंगे। जो व्यक्ति छोटे कामों को करके उतनी कमाई कर रहा है जितना यूबीआई के तहत मिले, तो ऐसे में किसी को बिना काम के इतने पैसे उपलब्ध कराना विरोध पैदा करने की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस योजना से लोगों में बिना मेहनत के ही आमदनी हासिल करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। हर आदमी कहेगा कि वो गरीबी रेखा से नीचे है और उन्हें चिन्हित करना बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसे ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती होगी। इस स्कीम को व्यवहारिक तौर पर भारत में लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे चुनाव के मद्देनजर वोट बैंक को साधने के लिए लोक लुभावन योजना ही माना जा रहा है। इस स्कीम के लागू होने में आंकड़े भी एक समस्या है। गरीबी रेखा की परिभाषा तय नहीं है। आधार कार्ड सारे निवासियों को दे दिए गए हैं, यहाँ तक कि भारत में रह रहे बाहरी लोगों को भी आधार कार्ड दिया गया है, जिनमें बांग्लादेशी लोग भी शामिल हैं। तो क्या जिनके पास आधार कार्ड है उन सब के लिए बेसिक इनकम सुनिश्चित की जाएगी? तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात तो कह दी है, लेकिन जिस व्यवहारिकता का जिक्र हमने आपके सामने किया, उस व्यवहारिकता के आधार पर क्या ये कर पाना मुमकिन है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ये बातें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप है, जो जनता को लुभाने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए उठाई गई एक कदम है, बताई गई एक बड़ी घोषणा है। हालांकि जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया और सवाल उठने लगे तो खुद पूर्व के वित्त मंत्री, कांग्रेस सरकार में रहे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सामने आए और उन्होंने कहा कि दरअसल यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ गरीबों के लिए ही होगी। यानी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। प्रैक्टिकलिटी में प्रैक्टिकल अगर इसकी व्यवहारिकता देखी जाए, इस योजना की व्यवहारिकता देखी जाए, तो खुद सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के लोग भी ये जानते हैं कि इसकी व्यवहारिकता कहीं ना कहीं से चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए इस मसले पर कुछ भी घोषणा करने से पहले एक बड़े चिंतन की जरूरत है। बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ही हो रही है तो लोक लुभावन चुनावी घोषणा काफी हद तक पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को टक्कर देने के उद्देश्य से भी हो रही है, ये माना जा रहा है। अब बात टक्कर की हो रही है तो कुछ लोगों को टक्कर जरूर इन 4 सालों के दौरान दी गई। सरकार की तरफ से उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं से चूना लगा रहे थे।
जो काले धन के जरिए एक पैरेलल इकोनॉमी चलाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए जिसका बड़ा असर, जिसका बड़ा नतीजा अब सामने दिखने भी लगा है। हम आज अब उन बेनाम संपत्ति की बात करने वाले हैं, उस बेनाम संपत्ति की बात करने वाले हैं जिस पर पिछले 2 सालों से सरकार लगातार लगाम लगा रही है। आयकर विभाग का कहना है कि उसने बेनामी लेन देन यानी निषेध अधिनियम के तहत अब तक 6,900 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। एजेंसी ने बताया कि बेनाम संपत्ति पर सरकार पिछले 3 सालों से काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज 6,900 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर लगाम लगा दी गई है। एजेंसी ने बताया कि जो लोग बेनामी सौदे करते हैं, जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति है, जो इसके लिए पैसा देते हैं, उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य पर 25% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आयकर विभाग पहले ही 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां कुर्क कर चुका है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग बेनामी लेन देन यानी निषेध अधिनियम के तहत अधिकारियों को गलत सूचना देते हैं, उन्हें 5 साल की सजा और बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने कहा है कि वो इस बुराई को समाप्त करने में सरकार का सहयोग करे। नए कानून के तहत कार्रवाई आयकर कानून 1961 के तहत की जाएगी। कई लोग अपने नौकर या दूसरे लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। टैक्स से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। नया कानून आने के बाद इन लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। अब बेनामी संपत्ति का जिक्र हो रहा है तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। संसद को दी गई जानकारी में सरकार ने बताया भी कि बेनामी संपत्ति की पहचान के लिए कई अहम कदम उठाए गए। आयकर विभाग ने देश भर में इस काम को अंजाम देने के लिए 24 बेनामी निषेध केंद्रों की शुरुआत की है। बेनामी कानून 2016 के बाद इस तरह की संपत्तियों की जब्ती में तेजी आई है। बेनामी संपत्ति की धरपकड़ मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडे में भी शामिल है। सरकार इस तरह की संपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए इनामी योजना का भी ऐलान कर चुकी है। इस योजना के तहत बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जा सकता है। अब हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं। 30 जून 2018 तक आयकर विभाग 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त कर चुका था। वहीं 30 जून 2018 तक 1,600 बेनामी लेन देन की जब्ती की गई है, जिनका मूल्य 4,300 करोड़ रुपए से अधिक है। विदेशी कंपनियों से मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। 2017-18 के दौरान सरकार को विदेशी कंपनियों से 27,561 करोड़ रुपए मिले, जो कि पिछले साल के 24,541 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं 23 मई 2017 तक विभाग ने 400 से अधिक बेनामी सौदे पकड़े हैं। साथ ही 240 मामलों में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश जारी किया था। बेनामी संपत्ति में बैंक खाते, जमीन के प्लॉट, फ्लैट और ज्वेलरी शामिल हैं। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति का सबसे रोचक मामला जबलपुर में पकड़ा, जिसमें एक ड्राइवर 7.7 करोड़ रुपए की जमीन का मालिक पाया गया। चौंकाने वाला मामला था और इसके बाद बड़े बड़े खुलासे हुए। हालांकि इस जमीन का असली मालिक वो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक कंपनी थी जिसमें वो काम करता था। इसी तरह मुंबई में भी एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा गया जिसने फर्जी कंपनियां बनाकर कई अचल संपत्ति बना रखी थी। इसी तरह राजस्थान के सांगनेर में एक ज्वेलर ने अपने एक कर्मचारी के नाम 9 अचल संपत्ति कर रखी थी। इसके अलावा विभाग काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत अभियान के मात्र 1 महीने के बाद ही 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की गई थी, जिसमें कोलकाता की कई फर्जी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने दूसरों के नाम पर बेनामी संपत्ति के सौदे किए। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक इस एक्ट के तहत 860 केस पकड़े गए हैं। इन केसेस में करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच है, जिनमें कई केस हाई प्रोफाइल हैं, जिनमें नेताओं, ब्यूरोक्रेट सहित अन्य लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। चेन्नई और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन अगर सिटीज की बात की जाए तो उसे मिलाकर 233 बेनामी संपत्तियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 107 मामलों में संपत्ति अटैच की गई है।
बेनामी संपत्ति अटैच होने के मामले में चेन्नई क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा। चेन्नई में 65 मामलों में 93 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई। वहीं मुंबई में 42 मामलों में 91 करोड़ 74 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई। हम आपको बेनामी संपत्ति के उस ठिकाने के बारे में भी बताने जा रहे हैं जहां जहां छापेमारी सबसे ज्यादा की गई और जो सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति का ठिकाना रहा। सबसे पहले चले आइए ममता बनर्जी की सरकार जहां चलती है, कोलकाता की बात, फिर मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम और तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां पर बेनामी संपत्ति चलाने वाले लोगों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, ये ठिकाने सबसे ज्यादा थे और यही वो राज्य हैं जहां पर बड़ी छापेमारी की गई और बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए लोगों को नामजद किया गया। बेनामी लेनदेन निषेध संशोधन कानून 2016 पिछले साल 1 नवंबर से प्रभाव में आ गया है। वैसे तो यह कानून काफी पहले बन गया था, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सही तरीके से लागू नहीं किया था। बेनामी संपत्ति में चल अचल प्रकार की वो सभी संपत्तियां शामिल होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जबकि उनका असली मालिक कोई और है। हम आपको ये भी बताते हैं कि बेनामी संपत्ति किस तरह से निर्धारित की जाती है। जब संपत्ति खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन इसमें भी शर्त है। शर्त यह है कि खरीद में लगा पैसा आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बाहर का होना चाहिए। भुगतान चाहे सीधे तौर पर भी किया जाए या फिर घुमा फिरा कर किया जाए। अगर खरीदार ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तब भी ये बेनामी प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी हकदार अपने नाम पर नहीं रखता, लेकिन प्रॉपर्टी पर कब्जा जरूर रखता है। 1988 के कानून में एक संशोधन किया गया। साल 2018 में 1 नवंबर से यह संशोधन लागू भी हो गया। इसके तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार है। बेनामी संपत्ति की लेन देन के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक के लिए कैद की सजा हो सकती है और प्रॉपर्टी की बाजार कीमत के 1/4 के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने 3 लाख से ज्यादा के नगद लेन देन पर रोक लगाए जाने की सिफारिश की थी। तो पैरेलल इकोनॉमी किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताती है, उसे चूना लगाती है, जिससे देश का विकास रुकता है, उसकी रफ्तार मध्यम बढ़ती है। लेकिन सरकार अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए तो ऐसे पैरेलल इकोनॉमी चलाने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सकती है। बेनामी संपत्ति पर जिस तरीके से अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाए गए वो काफी सराहनीय है, लेकिन ये कदम अभी बहुत कम है। अभी लंबी दूरी तय करना है, क्योंकि देश में पैरेलल इकोनॉमी चलाने वालों की संख्या बड़ी है। अब वो कौन लोग हैं इसे बताना आप आसानी से समझ सकते हैं, समझना आसान है। देश के चंद लोग जो इस इकोनॉमी को चूना लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बड़ी तस्वीर के बाद जो अभी एक हिस्सा सामने आया है, इससे भी बेहतरीन तस्वीर हमारे बीच होगी और वो उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो बेनामी संपत्ति के नाम पर देश को और देश के लोगों को लूट रहे हैं।